नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समाधान सीरीज में। इस सीरीज में जैसा कि आपको मालूम होगा, हम लोग आपके लिए 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग एरियाज, जिसमें कि ऑलरेडी हम लोग सेट 1 को दोस्तों रिलीज कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं। इनफैक्ट हमने इस पूरी की पूरी सीरीज के लिए एक प्लेलिस्ट को भी रेडी किया है, आप चाहें तो उस प्लेलिस्ट को भी जाकर के रेफर कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग सेट नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि अगेन हम लोग इकोनॉमी से ही संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की चर्चा करने वाले हैं। पहली वीडियो के बाद कुछ बच्चे कह रहे थे कि आपने थोड़ा इसको लंबा खींच दिया है, तो वी विल ट्राई टू कीप इट मोर कंसाइज, क्योंकि रिवीजन है तो और थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे और इसको थोड़ा और ज्यादा कंसाइज करने का प्रयास भी किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यदि आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू इट नाउ, सो दैट आपको हमारी जो आने वाली सीरीज की नोटिफिकेशंस हैं वो भी टाइम टू टाइम मिलती रहें। बाकी पाथफाइंडर आपके लिए लेकर आया है एक अनोखी पहल, जिसमें कि दोस्तों हम लोग आपके लिए इंडिया का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव, सबसे ज्यादा अफोर्डेबल यूपीएससी सीएससी बैच लेकर के सामने आए हैं। ओनली एंड ओनली इन 8,000 रुपीज वी आर गिविंग यू क्लासेस फॉर प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। और ये सेम बैच आपके लिए हिंदी भाषा में भी अवेलेबल है। हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए भी ये वाला जो बैच है अवेलेबल करवाया गया है। उनके लिए भी जो कॉस्ट रखी गई है वो भी मात्र 8,000 रुपए ही रखी गई है। दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार की डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया गया है, अगर आपने उस फॉर्म को जाकर के देखिए, फिल कीजिए, हमारी टीम आपको ऑटोमेटिकली रीच आउट करेगी और आपकी जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करवा दिया जाएगा। ये जो आपका अंग्रेजी बैच है ये 1 जून से स्टार्ट होगा। ये बाइलिंगुअल है बाय द वे, अंग्रेजी मतलब कि इंग्लिश बैच। और जो प्योरली हिंदी बैच है ये दोस्तों 15 जुलाई से स्टार्ट होगा। और इसी बैच के अंदर ही आपको टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है। प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज आपको इसी के बीच में ही अवेलेबल करवाई जाएगी। ऑल राइट, सो ये आपके नेक्स्ट सेट ऑफ 8 टॉपिक्स हैं जो कि मैं आज कवर करने वाला हूं। मल्टी मोडाल लॉजिस्टिक्स पार्क, एल्यूमिनियम वैगन्स, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग। ये दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है। वर्ल्ड्स फर्स्ट सीएनजी टर्मिनल, 1 नेशन 1 गैस 1 ग्रिड। उसके बाद ये कल्लेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये क्यों सुर्खियों में था, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद पेट्रोलियम कोक या फिर पेट कोक, इसको लेकर सिमिलर लेवल पे क्वेश्चन हमने यूपीएससी में पहले भी देखा है, तो दोबारा भी पूछा जा सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग बात करने वाले हैं फ्यूल टैक्स रेट के बारे में। इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि एग्जैक्टली जो हम लोग पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं उसमें कौन से टैक्सेस को लगाया जाता है। इसके पीछे की पॉलिटिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग केवल और केवल फोकस करने वाले हैं कि जो फाइनल प्राइस आता है उसमें कितना जो है स्टेट के टैक्सेस हैं, कितने सेंटर के टैक्सेस हैं, क्या आपका बेस प्राइस है जिसके ऊपर जिसके ऊपर आपका बाकी टैक्सेस को लगाया जाता है। सो नंबर 1 थिंग इज मल्टी मोडाल लॉजिस्टिक्स पार्क। दोस्तों बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगेन मल्टी मोडाल लॉजिस्टिक्स पार्क, रिसेंटली क्या हुआ है, गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया है फॉर सेटिंग अप ऑफ इंडिया फर्स्ट मल्टी मोडाल लॉजिस्टिक्स पार्क, जो कि चेन्नई के पास बनाया जाएगा। और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज को इस कॉन्ट्रैक्ट को अवार्ड किया गया है। जब आप इसमें देख रहे हैं कि इट इज अ मल्टी मोडाल लॉजिस्टिक्स पार्क, तो देखिए ये मेडन मल्टी मोडाल लॉजिस्टिक्स पार्क है, जिसमें कि मल्टीपल चीजें होने वाली हैं। इसमें वेयर हाउसेज होने वाले हैं, कोल्ड चेन फैसिलिटीज होने वाली हैं, फ्रेट कंटेनर टर्मिनल्स होने वाले हैं, बल्क कार्गो टर्मिनल्स होने वाले हैं। इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। सो फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे इस वाले आप फोटो से देख पाएंगे, सो फॉर एग्जाम्पल ये मुंबई है और ये दिल्ली है। आपने कोई सामान है जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना है। ये मान लीजिए कि सारा सामान मुंबई के अलग अलग सबर्ब्स में से, थाने में से, जेएनपीटी में से अलग अलग छोटे छोटे ट्रक्स में भरते हुए इस लॉजिस्टिक्स पार्क में पहुंच रहा है। उसके बाद एक सिंगल ट्रक में इस सारे सामान को ले जाया जाएगा। ये आपका सिंगल ट्रक दिल्ली पहुंच जाएगा और जहां जहां पे रिक्वायरमेंट है, दिल्ली में, गुड़गांव में, नोएडा में, वहां पे इस सामान को भेज दिया जाएगा। तो ये क्या है, ये एक तरीके से आपका हब है, ये भी एक तरीके से आपका हब है। ये क्या बन जाती हैं, ये दोस्तों स्पोक्स बन जाती हैं, जहां जहां से आप सामान या तो इकट्ठा कर रहे हैं या फिर जहां जहां पे आप सामान को भेज रहे हैं। तो ये हब एंड स्पोक मॉडल के ऊपर आधारित है। इसमें आपने क्या किया कि नॉर्मली क्या होता, मान लीजिए ये वाला सामान था जो कि शायद गुड़गांव में भेजना था, उसके लिए आप एक अलग से ट्रक यहां पे भेजते। ये वाला सामान था जो कि आपने शायद दिल्ली भेजना था, उसके लिए आप अलग से ट्रक यहां पे भेजते। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आप चीजों को
एकीकृत कर रहे हैं। ये सारी जगहों से सामान को यहाँ लाया जा रहा है, फिर एक सिंगल ट्रक में यहाँ भेजा जाएगा और ये यहाँ पहुंच जाएगा। उसके बाद ये जहां जहां पे जिसकी रिक्वायरमेंट है वैसे वैसे छोटे छोटे ट्रक्स में इनको भेजा जाएगा। ये आइडिया है मल्टी मोडाल लॉजिस्टिक्स पार्क का, जो कि पहला ऐसा पार्क चेन्नई के पास हमें देखने को मिला है। एंड दिस इज ओनली द बिगिनिंग, क्योंकि CCEA यानी कि कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे है, उनको कहा गया है कि आपको पूरे देश भर में 35 ऐसे लॉजिस्टिक्स पार्क्स को क्रिएट करना है। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जनरली बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि ऐसा लॉजिस्टिक्स पार्क, इसमें अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो कौन सी मिनिस्ट्री आती है? दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के द्वारा ये पूरा जिम्मा उठाया गया है। नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट एक सब्सिडरी है, एक होली ओन्ड स्पेशल पर्पस व्हीकल है ऑफ द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत काम करने वाला SPV है, जो कि इसकी नोडल एजेंसी बनी हुई है, जो कि 35 MMLPs को इंडिया में बनाएगी और उनको ऑपरेशनल करवाएगी। बताना चाहूंगा अगेन कि ये जो है PPP मोड पे बनने वाले हैं। अलग अलग PPP के मॉडल्स हैं जिसके बेसिस पे इस MMLP को यहाँ पे बनाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है कि अल्टीमेटली हम लोग जो हमारा कॉस्ट है उसको कम कर सकते हैं। और क्योंकि ये देखिए जो PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है उसके साथ भी इसको सिंक्रोनाइज करवाया जाएगा। एंड इवन जो रिसेंटली नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी अनाउंस करी गई है उसके साथ भी दोस्तों इसको सिंक्रोनाइजेशन में लाया जाएगा। अगर हम लोग बात करें कि ये वाले MMLP को जो आप देखेंगे तो ये अलग अलग तरह की अथॉरिटीज हैं जो कि इसको लागू करने में लगी हुई हैं। नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है, ये वाला जो आपका NHLML है जो कि NHAI के तहत आती है। दूसरे नंबर पर IWAI है, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तीसरे नंबर पर दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड आती है। इन तीनों ने एक ट्राईपार्टाइट MOU को साइन किया है फॉर द स्विफ्ट डेवलपमेंट ऑफ MMLP अंडर द भारतमाला परियोजना। तो ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्वियसली इन्वॉल्व होंगी, बिकॉज यहां पर आप मल्टी मोडाल लॉजिस्टिक्स पार्क है, जगह जगह से सामान को इकट्ठा कर रहे हैं, जगह जगह पे सामान को भेज रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो डेवलप करने का मेन जिम्मेदारी है वो किसी को नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे को ही दोस्तों दिया गया है। ये ध्यान रखिए, हब एंड स्पोक मॉडल के ऊपर ये वाला मॉडल काम करने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन रेलवेज। इसके कुछ तथ्य आप देख सकते हैं। दुनिया का 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है साइज के हिसाब से। मोर देन 13,000 पैसेंजर्स यहां पर जाते हैं एवरी डे। 9,000 फ्रेट ट्रेन जाती हैं, 13,000 पैसेंजर ट्रेन और 9,000 फ्रेट ट्रेन जाती हैं रोजाना। अकाउंट्स फॉर 40% ऑफ ग्लोबल शेयर ऑफ रेल एक्टिविटी बाय 2050। ठीक है, इतना ज्यादा इसका बढ़ जाएगा जो इसका शेयर है। ये 3 तरह के गेजेस पे काम करता है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड नैरो गेज। ठीक है, इंडियन रेलवे 17 जोन्स में आते हैं। इसको लेकर कभी कभार UPSC सवाल ऑप्शनल्स में पूछ लेती है। और इवन जो आपके दूसरे UPSC के एग्जाम्स होते हैं जैसे कि CDS हुआ, स्पेशली NDA हुआ, वहां पे दोस्तों बहुत ही ज्यादा कॉमनली ये सवाल पूछे जाते हैं कि कौन से जोन का मुख्यालय कहां देखने को मिलता है। सिविल सर्विसेज में मैंने इसका सवाल प्रीलिम्स में कहीं नहीं देखा, GS में कहीं नहीं देखा पिछले 10-12 साल में। ऑप्शनल में आई हैव सीन 1 क्वेश्चन। और CDS NDA में ये सवाल बहुत कॉमनली आता है। तो अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप जोन्स को देख लीजिए। उसके मुख्यालयों को याद करना थोड़ा मुश्किल टास्क है, बट याद कर सकते हैं। UPSC CSE प्रीलिम्स के लिए ये वाला टॉपिक, ये वाला जो जोन्स है उतने रेलेवेंट नहीं होते हैं। इसको लेकर एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या सामने आई है कि एल्यूमिनियम वैगन्स हमने दोस्तों बनाए हैं जो कि इंडिजिनसली बनाए गए हैं। यूनियन रेलवे मिनिस्टर फ्लैग्ड ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट फ्रेट ट्रेन विद एन ऑल एल्यूमिनियम वैगन रेक। तो ये पहला इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन रेक हैज बीन इंडक्टेड इन द रेलवेज। इसको मैन्युफैक्चर किया गया है हिंडाल्को ने मिलकर के विद बेस्को लिमिटेड वैगन डिवीजन। ये बल्कि आपके लिए छोटा सा होमवर्क आप बता सकते हैं कि ये बेस्को लिमिटेड वैगन डिवीजन भारत में कौन से प्रदेश में देखने को मिलता है। बता दें कि फिलहाल जो इंडिया की हाई स्पीड ट्रेन जैसे कि राजधानी हुई, शताब्दी हुई, ये दोस्तों लिंक हॉफमैन बुश कोचेस इस्तेमाल करती हैं। जो लोगों ने सिविल इंजीनियरिंग करी होगी उन्होंने इसका नाम सुना होगा। LHB कोचेस का इस्तेमाल होता है जो कि स्टेनलेस स्टील से बनाई जाती हैं, लेकिन अब हमने एल्यूमिनियम कोचेस को सामने लेकर आए हैं। इसके क्या क्या फायदे हैं? लोअर कार्बन फुटप्रिंट है, ठीक है ना, यहां पर। उसके बाद एल्यूमिनियम 100% रिसाइक्लेबल है। उसके बाद कोरोजन को रेजिस्टेंट है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाती है। मेकिंग इंडियन रेलवेज लॉजिस्टिक्स मोर एफिशिएंट, क्योंकि ये ज्यादा आपके लिए पेलोड कैरी कर सकता है ओवर कन्वेंशनल रेक्स। उसके बाद इसको मैन्युफैक्चर करने में समय कम लगता है, क्योंकि इसमें हम निकल कैडमियम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उसका इंपोर्ट भी कम होगा एंड अल्टीमेटली हमारी डोमेस्टिक जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है वो भी यहाँ पर इसको अच्छा खासा बूस्ट मिल सकता है। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। वैसे
रेलवेज को लेके सवाल अगेन यूपीएससी सीएससी में कम आते हैं, लेकिन ये थोड़ा नया टाइप का इनोवेशन है तो इसको लेके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, वेरी वेरी शॉर्ट न्यूज, केवल इतनी सी बात जान लेना, ये छोटी सी खबर है लेकिन मुझे लगता है कि ये काफी रेलेवेंट है। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग। दोस्तों हम लोग शिपिंग के एरिया में भी उसको ग्रीन करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि शिपिंग भी एक ऐसा एरिया है जहां से बहुत सारे एमिशंस देखने को मिलते हैं, जहां से बहुत सारे उत्सर्जन देखने को मिलते हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा इस नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लॉन्च किया गया है। ये कहां पे आया है बस वही जानना जरूरी है। ये दोस्तों हरियाणा के गुरुग्राम में हमें देखने को मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स के लिए टेक्निकल आर्म का काम करेगा, मतलब कि जो भी उनके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है वो इसी सेंटर के द्वारा किया जाएगा, और ये सागरमाला प्रोग्राम के ही फ्रेमवर्क के तहत काम करने वाला है। ये ग्रीन शिपिंग के लिए कंप्लीट एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डेवलप करने का जो जिम्मा है वो भी इसी को दिया गया है। ग्रीन शिपिंग अगर आप नहीं जानते हैं तो बेसिकली ग्रीन शिपिंग का मतलब वही है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना ग्रीन व्हीकल्स वगैरह, तो वही है कि हम ऐसी शिप्स बना रहे हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग से लेके उनके चलने तक हर जगह पे जो होने वाला पोल्यूशन है उसको रिड्यूस किया जा सके। ये रिसेंटली सुर्खियों में था बल्कि, क्योंकि इंडिया के द्वारा जो बनाई गई ग्रीन शिप्स हैं वो यूरोपियन यूनियन, यूएसए, नॉर्वे जैसे देश हैं जो कि हमसे उन शिप्स की डिमांड कर रहे हैं। इंडिया का जो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड है उसमें दोस्तों हमें भारी मात्रा में ये वाले ऑर्डर्स देखने को मिले हैं, जहां पर कि ये वाली आपकी जो ग्रीन शिप्स हैं इनको बनाया जा रहा है। अब उसमें मैन्युफैक्चरिंग से लेकर इवन जहां पे शिप्स की डॉकिंग होती है, जहां पे बर्थिंग होती है, उन सब जगह पे कैसे कैसे आप एमिशंस को कम कर सकते हैं। ओवरऑल जो आपका शिपिंग का पूरा इकोसिस्टम है, कहां पे हम लोग एमिशन को कम कर सकते हैं, उस सिलसिले के साथ जुड़ा हुआ आपका जो भी चीजें आती हैं दैट इज कॉल्ड एज ग्रीन शिपिंग। ठीक है, तो ये आपका जो है मेन सोर्स ऑफ CO2 एमिशंस इन शिप ऑपरेशंस, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जो कि मेन इंजन में होता है, ऑक्सिलरी इंजन में बॉयलर्स, इंसिनरेटर्स, इनके ऊपर भी फोकस किया जा रहा है। इनफैक्ट इंडिया का जो मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 है, इट एम्स टू इंक्रीज शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एट मेजर पोर्ट्स टू अराउंड 60% बाय 2030। तो ये भी अगेन हमारा टारगेट है कि हमारा जो मैरीटाइम इंडिया विजन है उसके तहत भी हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के शेयर को बढ़ाना चाहते हैं टू अराउंड 60% बाय 2030। नेक्स्ट छोटी सी खबर है, वर्ल्ड का पहला CNG टर्मिनल देखने को मिला है एट भावनगर इन गुजरात। भावनगर दोस्तों इंपॉर्टेंट पोर्ट है, इंपॉर्टेंट कोस्टल लोकेशन है इंडिया के लिए। बिहाइंड द वर्ल्ड्स फर्स्ट CNG टर्मिनल भावनगर गुजरात। अगर आप नहीं जानते हैं लोकेशन तो गुजरात में इसकी लोकेशन देख सकते हैं। इट इज इन क्लोज विसिनिटी टू दी धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एंड इज एक्सपेक्टेड टू सर्व द इंडस्ट्रीज दैट सेट अप बेस इन द रीजन। तो ये कुछ नहीं है, इट विल बी डेवलप्ड यूजिंग अ PPP अप्रोच। कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम की देखने को मिलती है। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑपरेशनल बाय 2026। तो ये अभी बनना स्टार्ट हुआ है लेकिन 2026 तक ये बनना शुरू हो जाएगा। ध्यान रखिए, इतना सही सवाल आएगा कि पहला CNG टर्मिनल कहां पे है तो आपको भावनगर गुजरात में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगेन अ वेरी वेरी सिंपलिस्टिक कॉन्सेप्ट, वन नेशन वन गैस ग्रिड। तो इसमें ONOGG refers to joining of several regional grids creating a national grid supplying multiple stakeholders with natural gas produced energy। ठीक है, तो जो छोटी छोटी ग्रिड्स बनी हुई है ना रीजनल लेवल पे, उनको कनेक्ट करने की बात हो रही है। तो ये केवल एक आइडिया है, बस इतना ध्यान रखिए कि इसमें क्या चीज ध्यान रखनी है। PNGRB पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज पाइपलाइंस। बस इतना ही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये देख लीजिए, ये खबर ये पिछले साल सुर्खियों में थी कि ये हम लोग करने वाले हैं, और बस इतना ही आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें PNGRB के द्वारा ये पूरा का पूरा जिम्मेदारी लिया गया है। नेक्स्ट है काफी इंटरेस्टिंग, थोड़ा टेक्निकल भी है। कलेश्वरम का जो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है दोस्तों, जो कि तेलंगाना में बनने वाला था, उसमें क्या हो रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति सेड दैट द कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम वाज नॉट एलिजिबल फॉर इंक्लूजन अंडर द नेशनल प्रोजेक्ट स्कीम। तो ये जो नेशनल प्रोजेक्ट वाली स्कीम है ये क्या है, एक तो ये मालूम होनी काफी जरूरी है। कलेश्वरम का जो प्रोजेक्ट है ये क्या है ये भी मालूम होना जरूरी है। पहले नेशनल प्रोजेक्ट का जो मतलब होता है वो समझ लेते हैं। तो ये PIB से ही मैंने कटआउट को लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इंक्लूजन ऑफ अ प्रोजेक्ट अंडर द नेशनल प्रोजेक्ट स्कीम। बेसिकली क्या होता है, इसमें इन्होंने 4 तरह के क्राइटेरिया दिए हैं।
इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स होने चाहिए वेयर यूजेज ऑफ वाटर इन इंडिया इज रिक्वायर्ड बाय अ ट्रीटी और वेयर प्लानिंग एंड अर्ली कंप्लीशन इज नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। इंटरस्टेट प्रोजेक्ट होना चाहिए विच आर ड्रैगिंग ऑन ड्यू टू नॉन रेजोल्यूशन ऑफ इंटरस्टेट इश्यूज। इंट्रा-स्टेट project with additional irrigation potential of more than 2 lakh hectare and with no dispute regarding sharing of water. Extension, renovation and modernization projects envisaging extension, restoration of irrigation potential of 2 lakh hectares. अगर इन चारों में से कोई भी एक चीज पूरी होती है तो उस केस में उसको नेशनल प्रोजेक्ट स्कीम का दर्जा दिया जाता है। लेकिन जरूरी नहीं कि अगर मान लीजिए आप इन चारों में से किसी एक चीज को लेके एलिजिबल हैं तो आपको एनपी स्कीम के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंड्स दिए ही जाएंगे, अप्रूवल भी लगते हैं। इंक्लूजन इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन अप्रूवल ऑफ एडवाइजरी कमिटी ऑन इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, एज पर लेड डाउन प्रोसीजर इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस। तो ये भी होना जरूरी है। अगर आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा तो भले आप एलिजिबल हैं लेकिन तब भी आप यहाँ पे एनपी स्कीम के तहत फंड्स की मांग नहीं कर सकते हैं। अब कलेश्वरम के लिए जो तेलंगाना सरकार थी वो यही कर रही थी कि मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट है जो कि गोदावरी रिवर पे दोस्तों बनाया जा रहा है इन कलेश्वरम। इसका जो बल्कि एग्जैक्ट लोकेशन है आपको बताना चाहूंगा, मैं इसका मैप नहीं लेकर आया हूं। जो प्रणहिता और जो गोदावरी नदी है, ठीक है, जहां पर ये दोनों मिलते हैं जस्ट वहीं पे उसी एरिया पे आपको ये वाला एरिया देखने को मिलता है कलेश्वरम, जहां पे ये वाला मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट लाने की बात हो रही है। तो इनकी ये मांग थी कि हमें एनपी स्कीम के तहत पैसा मिले, क्योंकि अगर एनपी स्कीम के तहत पैसा मिलता है तो केंद्र सरकार के द्वारा 90% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट जो होती है वो कवर करवा ली जाती है। लेकिन एनपी स्कीम के तहत इनको पैसा देने से केंद्र सरकार के द्वारा मना कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हम लोग आपको नहीं दे सकते हैं क्योंकि इट इज नॉट एलिजिबल ओनली। इसीलिए इसकी जो फेट है इट इज स्टिल हैंगिंग इन द बैलेंस। ये खबर पिछले साल की है। इट रिक्वायर्स ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ फॉर द कंप्लीशन ऑफ एंटायर प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग पेंडिंग पेमेंट्स टू भेल फॉर सप्लाई ऑफ मोटर पंप्स, कंप्लीशन ऑफ कैनाल वर्क्स एंड बैलेंस वर्क्स ऑन द चेन ऑफ रिजर्वॉयर्स एज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि काफी लंबे टाइम से अटका हुआ है बिकॉज पैसे की यहाँ पर जो जरूरत है वो पूरी नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम कोक। बहुत ही छोटी सी चीज है ये। इसमें क्या हुआ है कि इंडिया ने अपना पहला एवर कार्गो मंगवाया है फ्रॉम वेनेजुएला इन द बिगिनिंग ऑफ 2022। पेट कोक बेसिकली क्या है, कार्बोनेशियस प्रोडक्ट है जो कि ऑयल रिफाइनिंग के प्रोसेस में ही निकाला जाता है। फायदा क्या है कि ये कोयले की तरह ही काम करता है लेकिन इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, मतलब कि ज्यादा एनर्जी स्टोर करता है। बट इसका नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि ज्यादा एमिशंस भी करता है सल्फर डाइऑक्साइड की और दूसरे अन्य पॉल्यूटेंट्स की। इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन सीमेंट, लाइम किन्स, गैसिफिकेशन यूनिट्स, इंडस्ट्रियल बॉयलर्स एंड एज कार्बन सोर्स इन इलेक्ट्रोड्स फॉर इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिक ग्रेफाइट वगैरह वगैरह। तो ये जहां जहां पे कोयला इस्तेमाल होता है वहीं वहीं पे पेट कोक भी इस्तेमाल होता है। बस इसका फायदा क्या है कि ज्यादा एनर्जी रखता है लेकिन ज्यादा पोल्यूशन भी करता है। हमने वेनेजुएला जो कि लैटिन अमेरिकन कंट्री है वहां से पहला एवर कार्गो मंगवाया है। इंटरेस्टिंगली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसका इस्तेमाल बंद किया हुआ है इन एनसीआर, ऑब्वियसली बिकॉज पोल्यूशन ये बहुत ज्यादा करता है। पिछले साल की खबर है अगस्त 23, 2022 जब ये सामने आया था कि इंडिया के द्वारा वेनेजुएला से पेट कोक पहली दफा मंगवाया गया है। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेट इज फ्यूल टैक्स रेट। इसमें काफी विवाद चल रहा था फ्यूल टैक्स रेट्स के बारे में, स्पेशली बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। वी विल नॉट गेट इनटू दैट, लेकिन हम लोग बेसिकली समझना चाहते हैं कि इसकी प्राइसिंग कैसे होती है। सारी स्लाइड्स आपको पीपीटी शेयर कर दी जाएगी, आप वहां पे देख सकते हैं। आप केवल एक सिंपल सी स्लाइड को समझ लीजिए। ये मैं थोड़ा पुराना स्लाइड है, लेटेस्ट डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन बड़ा सिंपल सा आइडिया है। ये देखिए दोस्तों, जो बेस प्राइस होता है ना पर लीटर, मैं पेट्रोल की बात कर रहा हूं जो कि आजकल 100 रुपए के आसपास चल रहा है। जो बेस प्राइस होता है ये 29.34 होता है। फिर उसको फ्रेट मतलब कि उसको ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा आता है जो कि 0.37 है। तो ये दो चीजें हुई, ठीक है, जो कि लगभग वही आपका प्राइस कहां तक पहुंचा, प्राइस चार्ज टू द डीलर, ये आपका प्राइस चार्ज है। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये वाला आपका चार्ज प्राइस निकल के आ जाता है। इसके ऊपर केंद्र सरकार के द्वारा एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है जो कि 32 रुपए है, मतलब कि जितना आपका बेस प्राइस है उससे भी ज्यादा आपका एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगा दी जाती है। इसके बाद डीलर का कमीशन है। फॉर एग्जांपल बीपीसीएल है तो उसके अलग अलग डीलर्स हैं। जितने भी आप पेट्रोल पंप्स देखते हैं दोस्तों इंडिया में वो मोस्टली डीलर्स के द्वारा चलाए जाते हैं। कुछ कुछ कंपनी ओन्ड भी होते हैं लेकिन मोस्टली डीलर्स के द्वारा चलाए जाते हैं। ये सब होने के बाद वैट होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, इंक्लूडिंग वैट ऑन डीलर कमीशन जो कि ऑलमोस्ट अगेन 20 रुपए के आसपास है।
तब जाकर के आपका फाइनल प्राइस निकल कर आता है। ये 2021 के नंबर्स हैं, पुराने नंबर्स हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि बेस प्राइस हर जगह सेम है, पूरे इंडिया में कोई भी स्टेट उठा लीजिए, बेस प्राइस हर जगह सेम है। इवन अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल टैक्स भी दोस्तों हर जगह सेम है, कोई भी स्टेट उठा लीजिए, हर जगह सेंट्रल टैक्स उतना ही लगाया जाता है। डीलर कमीशन भी ऑलमोस्ट हर जगह फिक्स्ड है, उतना ही लगाया जाता है। लेकिन फर्क कहां आता है? स्टेट टैक्स में। तो स्टेट टैक्स अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग है, इसीलिए हम लोग डिफरेंस देखते हैं। मुंबई में जनरली महंगा होता है, महाराष्ट्र रिमेनिंग महाराष्ट्र में थोड़ा कम होता है। फिर अलग अलग एरियाज में आपको अलग अलग यहां पर स्टेट टैक्सेस देखने को मिल जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आपका फाइनल प्राइस 93 रुपीज है, उसमें जो पेट्रोल का बेस प्राइस है वो तो 30 रुपए से भी कम है। जो बाकी चीजें आ रही हैं, ठीक है, वो सारे के सारे टैक्सेस हैं और थोड़ा सा डीलर कमीशन है जो कि यहां पर देखने को मिल रहा है। तो इफेक्टिवली अगेन ये भी थोड़ा पुराना ही है नंबर, लेकिन अगर आप देखेंगे तो रिटेल सेलिंग प्राइस जो आपका अगर आप देखेंगे तो टैक्सेस जो है वो बहुत बड़ी परसेंटेज ले जाते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं कि टैक्सेस जो है 33 और 27 ऑलमोस्ट 60 रुपीज हो गया। और अगर आप बेस प्राइस अगर आप देखेंगे 93 में से तो 60/93 ये इंटू 100, ये दोस्तों मोटा मोटा आपका टैक्सेशन का वो है जो कि ऑलमोस्ट 60-65% के आसपास बन जाता है कि इतना टैक्स आपका उसमें बन रहा है। ये ब्रेकअप को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। सिंस यू आर अपियरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन से स्टेट के द्वारा, कौन से मतलब गवर्नमेंट के द्वारा कितना टैक्स लगाया जा रहा है। नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, एक रफ आइडिया होना चाहिए कि किस रेंज में आपका ये चीजें लगाई जाती हैं। डीलर कमीशन भी आप देख सकते हैं कि जो ये वाला प्राइस है ना, ये वाला जो प्राइस है, इससे ऑलमोस्ट मतलब 10-11% के आसपास हमें डीलर कमीशन देखने को मिलता है। तो ये आपका डीलर कमीशन यहां पे देखने को मिल जाता है। दैट्स इट, केवल इतनी ही बात जाननी है। पॉलिटिक्स हमें नहीं जाननी, वो कभी भी रेलेवेंट नहीं है। प्रीलिम्स या मेंस कहीं पर भी आपको उसको लेकर सवाल नहीं पूछा जाएगा। यही कुछ टॉपिक थे जो कि हमने कवर करने थे। अगले सेट में फिर से मुलाकात करेंगे, इकोनॉमी को वाइंड अप करेंगे एंड दैट विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ इकोनॉमी एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। जाने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप लोग मात्र टेस्ट सीरीज को परचेज करना चाहते हैं दोस्तों, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। पाथफाइंडर की केवल टेस्ट सीरीज अवेलेबल है जिसमें 30 जीएस टेस्ट और 10 करंट सीसैट टेस्ट दिए जाएंगे केवल 3000 रुपए में। और केवल मेंस की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है जिसमें कि आपको 2500 रुपए में दिए जा रहे हैं 10 मेंस के टेस्ट। एनरोल करने के लिए आप लोग मेरा कोड ANI UPSC इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।